Hello students, welcome to Smart Start. So in today's video we will start our new chapter of class 7 science, that is chapter 4 heat. Heat का मतलब क्या होता है? गर्मी. जहाँ से कहीं से भी गर्मी निकल रही है उसे हम बोलते हैं heat. In chapter 3 you learned that woolen clothes are made from animal fibers. Chapter 3 में हमने क्या पढ़ा था कि जो वुलन के जो कपड़े होते हैं वो एनिमल के फाइबर से बनते हैं. किससे बनती है? हमें वूल शीप से ऑब्टेन होती है. यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. और कॉटन हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है. वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड आउटसाइड. जब बाहर ठंड होती है तो हम किसके कपड़े पहनते हैं? वुलन के कपड़े पहनते हैं. वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, और वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. और जब गर्मी होती है तब हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर, और वो होते हैं कॉटन के कपड़े यानी रुई. These give us a feeling of coolness. और ये हमें ठंडक की फीलिंग देते हैं, कूलनेस की फीलिंग देते हैं. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. तो आप सोचते होंगे कि क्यों एक ही टाइप के जो कपड़े होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सीजन के लिए. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस. तो आपको क्या होता है कि विंटर के टाइम में, सर्दियों के टाइम में आपको घर के अंदर भी ठंड लगती है, और अगर आप बाहर आ जाते हो सन में यानी धूप में आ जाते हैं तो आपको गर्मी लगती है. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. और गर्मियों में आपको इवन कि घर के अंदर भी ठंड लगती है चाहे आप सन में जाओ या ना जाओ. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड. हमें कैसे पता लगेगा कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. हमें कैसे पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद 4.1 टॉपिक. सो 4.1 टॉपिक इज हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा. इन आर डेली डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. उनमें से कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं. टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड. जो चाय हम पीते हैं वो गर्म होती है, और जो बर्फ़ होती है वो ठंडी होती है. लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1. मार्क दिस ऑब्जेक्ट्स हैज़ हॉट और कोल्ड. सो टेबल 4.1 में हमें हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में बताना है. तो आइसक्रीम क्या होती है? कोल्ड यानी ठंडी होती है. स्पून इन अ टी कप. तो अगर आप चाय के कप में चम्मच डाल देते हो तो वो क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है, ना कि वो ठंडी रहती है. तो वार्म और हॉट. फ्रूट जूस क्या होता है? ठंडा होता है क्योंकि वो फ्रूट से बना होता है. हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन. एक फ्राइंग पैन का हैंडल कैसा होता है? वो भी होता है कोल्ड, वो गर्म नहीं होता उसका हैंडल. समय गिवन है. डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. तो हमें वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं छूना चाहिए जो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. और जब भी हम किसी भी कैंडल फ्लेम को यानी एक मोमबत्ती को पकड़ते हैं या फिर कोई एक स्टोव को हम हाथ लगाते हैं तो हमें उसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए. वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. कुछ ऑब्जेक्ट्स हमने देखे हैं ठंडे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं. यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर होटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स. कि ये क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो दूसरों से भी गर्म होते हैं, एक ऑब्जेक्ट से भी ज़्यादा गर्म होते हैं. और कोई ऑब्जेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो दूसरे से और भी ज़्यादा ठंडा हो. मीन्स जैसे एक एक वाटर होता है, हम सिंपल लेते हैं, और एक हमने ले ले जो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ वाटर यानी फ्रीज में जो रखा हुआ वाटर होता है, आइस ही मान लीजिए वो. सो इन दोनों में डिफरेंस होता है. ये जो आइस होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है एज कम्पेयर टू दिस सिंपल वाटर. हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर दैन द अदर. तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे से गर्म है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. हम इसे कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को टच करके, ठीक है, उन्हें हाथ लगा के हम देखते हैं कि ये ठंडा है या गर्म है. बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? लेट अस फाइंड आउट. बट क्या हम किसी चीज़ को ऐसे हाथ लगाएं और हमें लगे हाँ ये ठंडा है, तो हमें इस पर विश्वास, मतलब रिलायबल है, ये ट्रस्टेबल है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं? बिकॉज कई बार क्या होते हैं हमारे खुद के हाथ भी ठंडे होते हैं, राइट. तो लेट अस फाइंड आउट विद एक्टिविटी 4.1. टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स. तीन हमने टब्स लेने हैं, कंटेनर्स लेने हैं. हमने 3 टब या कंटेनर ले रखे हैं. लेबल दम एज ए बी एंड सी. ए बी और सी लेबल कर लिया. पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए. कंटेनर ए में हमने डाल लिया कोल्ड वाटर. ये है इसमें कोल्ड वाटर.
हमें कंटेनर ए में डालना है कोल्ड वाटर, बी में हमने डालना है हॉट वाटर, और कंटेनर सी में हमने क्या करना है, कोल्ड प्लस हॉट दोनों वाटर डालने हैं, मीन्स ना ठंडा ना गर्म। तो हमने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को ए में कंटेनर में पुट करके रखना है और बी को, जो राइट हैंड को, हॉट वाले में। तो एक हाथ हमारा होगा ठंडे पानी में और एक हाथ होगा हमारा गर्म पानी में। तो काफ़ी देर तक इसे रखना है और देन दोनों हाथों को हमने कंटेनर सी में डालना है उसके बाद। तो फिर आप देखोगे कि आपके दोनों हाथों की जो फीलिंग है वो अलग अलग होगी। कैसे कि जो जिस हाथ में, मान लीजिए आपका ठंडे पानी में आपका हाथ था, तो अगर आप इस पानी में हाथ डालेंगे तो आपको वो पानी थोड़ा गर्म लगेगा, बिकॉज उसमें कोल्ड और हॉट वाटर दोनों मिक्स है। बट अगर आप हॉट वाटर में आपका हैंड था और वही आप इसमें डालते हो तो आपको ये पानी ठंडा लगेगा, बिकॉज ये जो पानी है ये इससे गर्म है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है। Bujo's confusion show that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. तो बूझो की confusion है उसे कि हम हमेशा अपने टच करने से तो बता नहीं सकते कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, तो क्योंकि हमें डिसीव यानी धोखा भी दे सकती है। देखिए जैसे अब ठंडे या गर्म का हमें पता नहीं चलता हमारे हैंड से, देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. एक रिलायबल फीचर जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो है टेम्परेचर उस चीज़ का। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, और टेम्परेचर हम एक डिवाइस से मेजर करते हैं जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर। आपने देखा होगा कि जब भी आपको फीवर हो जाता है तो डॉक्टर एक डिवाइस यूज़ करता है, दैट इज़ थर्मोमीटर, जिससे आपका वो टेम्परेचर चेक करता है और ये देखता है कितना गर्म आपका शरीर है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा फीवर। सो 4.2 टॉपिक मेजरिंग टेम्परेचर। अब हम सीखेंगे कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, किससे करते हैं। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो जिस थर्मोमीटर से हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर करते हैं, मापते हैं, बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड and examine it carefully. You do not have a thermometer required to request a friend to share it with you. A clinic thermometer looks like the one shown in figure 4.2. So clinical thermometer, सो दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एग्जामाइन कर सकते हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये एक लंबी और एक पतली ग्लास ट्यूब से बनी होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मर्क्यूरी, इसमें क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। मर्क्यूरी क्या है, यहाँ पे मर्क्यूरी एक मेटल है। मेटल क्या होता है, मेटल जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है, मेटल्स है। तो उन्हीं की तरह मर्करी भी एक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आप इसके बारे में हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन, और बल्ब के बाहर एक थ्रेड होती है मर्करी की जो शाइन कर रही होती है, वो उसे हम देख सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्करी थ्रेड, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट। You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is a Celsius scales indicated by degree Celsius. So इस ये जो स्केल है थर्मोमीटर पे, ये किस चीज़ का होता है, ये होता है सेल्सियस स्केल। हम हमारी बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस में मापते हैं और उसको हम इंडिकेट करते हैं बाय डिग्री सेल्सियस। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और एक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक का बॉडी टेम्परेचर मापता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी का। एक्टिविटी 4.2 इज रीडिंग ए थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को रीड करना। लेट अस लर्न हाउ टू रीड द थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो सबसे पहले हमें क्या नोट करना है कि जो टेम्परेचर है, जो बड़े मार्क और एक छोटा मार्क होएगा उसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। जो स्मॉल नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मार्क्स होते हैं ना, जैसे एक बड़ा होगा, एक ऐसे छोटे होंगे, स्केल पे हम देख सकते हैं जैसे,
उस टाइप के वो होते हैं नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम। तो एक जो बड़े मार्क है वो कितना डिग्री रीड करेगा, वो डिग्री रीड करेगा 1 डिग्री, और एक जो छोटा है वो कितना 5 डिविजन्स, जो 1 डिग्री एंड देर आर 5 डिविजन्स बिटवीन दैम, और उस एक डिग्री के बीच में कितने होते हैं 5 डिविजन्स होते हैं। देन वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 दैट इज 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो मीन्स एक जो छोटा डिवीजन होगा वो कितना रीड करेगा 0.2 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर को रीड करेगा। वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है और उससे हमें थर्मोमीटर को वॉश करना होगा। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं जब वो थर्मोमीटर को यूज़ कर लेते हैं तो वो एक सोल्यूशन में डाल देते हैं, दैट इज़ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। होल्ड इट फॉर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स। उसे हमें क्या है धीरे से पकड़ना है और उसे कुछ जर्क्स यानी उसे झटके देने हैं। जैसे ऐसे डॉक्टर ऐसे ऐसे करते होते हैं ना, जैसे ये थर्मोमीटर है तो इसको ऐसे झटके देने हैं। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। तो फिर उससे क्या होगा, जो जर्क्स है वो दोबारा से उसकी वजह से हम झटके देंगे ना, तो जैसे वो मर्करी ऊपर चढ़ जाएगा हीट की वजह से, तो वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, फिर वापस से दोबारा नीचे आ जाएगा। और हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। तो अब जो बल्ब है थर्मोमीटर का, ये बल्ब ये जो आगे वाला पोर्शन हमें दिखाया है वो ये हमने क्या करना है, इसे अपनी टंग के नीचे रखना है। डॉक्टर ने भी आपकी टंग के नीचे रखा होगा जब आपकी फीवर होगा। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। और 1 मिनट बाद हमने क्या करना है, थर्मोमीटर को बाहर निकालना है मुंह से और रीडिंग को देखना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमारे सामने होगा और ये इसकी डिग्री सेल्सियस की यूनिट में मेजर किया जाता है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा ह्यूमंस का 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ये हमें नोट करना है कि जो टेम्परेचर है उसकी यूनिट के साथ स्टेट किया जाना चाहिए। इसकी यूनिट है जैसे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर एक किसी का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? इसका कि जो टेम्परेचर है वो हर एक पर्सन का 37 डिग्री सेल्सियस हो ये ज़रूरी नहीं है। ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है और उससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ये एक हम नॉर्मल एक बॉडी टेम्परेचर मान के रखते हैं कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर ये होता है। जो हेल्दी, बहुत सारे जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनका 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेनली बॉडी टेम्परेचर होता है। तो इसलिए हम इसे कंसीडर करते हैं एज एन एवरेज बॉडी टेम्परेचर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकता है। वो इसी तरह से डिज़ाइन होता है कि वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर सके। और ये ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जाता। इसी वजह से क्या है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही रहती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही रहती है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, इससे कम क्यों नहीं है? बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम जाएगा और ना 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा, तभी इसकी जो रेंज है वो इतनी है। और बिकॉज ओनली हम इसे बॉडी टेम्परेचर ही क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो हमें कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर से किसी और चीज़ की किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेजर नहीं करना चाहिए बजाय कि ह्यूमन बॉडी। ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करती है। जैसे बूझो जो है वो किसका कर रहा था, हॉट मिल्क का कर रहा था, गर्म दूध का, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। और ना ही तो इसे किसी फ्लेम के पास या फिर सन में भी हमें नहीं रखना चाहिए थर्मोमीटर का, क्योंकि ये टूट जाता है और इसके अंदर जो मरकरी होता है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है नेचर में। टॉक्सिक यानी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है नेचर में। नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पज देर आर अदर थर्मोमीटर्स। वन सच थर्मोमीटर इज नॉन एज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। कि सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो हम ओनली ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं, तो और भी तो चीज़ें हैं हमें उनका भी टेम्परेचर मापना है, तो उनके लिए प्रेजेंट होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर।
सो यहाँ बताया गया है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के बारे में, जिससे हम जो वेदर रिपोर्ट्स में जो कि पुराने डे का क्या टेम्परेचर रहा था, अगले दिन का क्या टेम्परेचर होगा, वो मापा जाता है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर से। सो दिस इज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। जैसे हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में निकाला था, कि कैसे निकाला था हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर में, एक एक जो बड़ी वाली जो मार्क है उसका क्या मतलब है 1 डिग्री सेल्सियस, और एक छोटी वाली का क्या है 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरह से हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर में भी निकालना है। सो एक्टिविटी 4.4 क्या कहती है कि हमने एक मग में क्या लेना है, वाटर लेना है, टैप वाटर ले सकते हैं आप ये, और इसमें क्या डालना है, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और इसको हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, नीचे जो बॉटम है उसे टच नहीं होने देना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। और क्या करना है, इसको थोड़ी सी देर के लिए इसमें रखना है, और फिर ये जो मरकरी होगी ना इसके अंदर, वो ऊपर ऊपर जाएगी और इसका जो टेम्परेचर होगा वो बता देगी। सो ये जो भी इसमें रीडिंग आएगी वो होगा उस वाटर का टेम्परेचर। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास। तो मीन्स क्या होगा, हर एक जो वाटर होएगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर का वेरिएशन होगा। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। सो हमें यही सेटअप में मान लीजिए ये करना है, और हमें टेम्परेचर नोट करना है। और जब हम वाटर से थर्मोमीटर को बाहर निकाल लेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो थर्मोमीटर जो है वो जब हम पानी से उसे बाहर निकाल देते हैं तो जो मर्करी लेवल है वो गिर जाता है, मीन्स मर्करी वापस अपनी जगह पे इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें, मान लिया इस वाटर का मेजर करना था तो हमें इस वाटर में ही रखना है, और तभी इसका टेम्परेचर मेजर करना है, इसे बाहर नहीं निकालना। सो यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नो द रीडिंग। कि हमें जब भी हमारी रीडिंग लेनी होती थी हमारी बॉडी का टेम्परेचर की, तो हमें क्या करना पड़ता था, थर्मोमीटर को बाहर निकालना पड़ता था हमारे माउथ से। बट क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से फिर कर सकते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर का मेजर? नहीं कर सकते, बिकॉज बाहर निकालते ही तो हम टेम्परेचर मेजर कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज़ वाई हम क्या है, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते। किसके लिए? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। सो नेक्स्ट इज कि ऑब्जर्व एक, तो हम जो मरकरी है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में वो क्यों नहीं गिरती जब हम माउथ से बाहर निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन ये यहाँ पे अराइज होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में तो गिर जाती है, तो इसके लिए होता है उसमें एक किंक होता है, ये दिखाया हुआ है, ये किंक होता है जो इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स डाउन, और ये मर्करी लेवल को बचाती है नीचे गिरने से। सो ये इस पिक्चर में एक डिजिटल थर्मोमीटर दिखाया गया है हमें, जो हम आजकल यूज़ करते हैं। इन डिजिटल थर्मोमीटर का हम यूज़ क्यों करने लगे हैं आजकल? बिकॉज क्या है, मर्करी मैंने आपको बताया क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो जब कोई भी थर्मोमीटर टूट जाता है तो उसे डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इस झंझट से बचने के लिए हमने इन्वेंट किया डिजिटल थर्मोमीटर्स का। सो नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट का ट्रांसफर होना। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो जब भी हम कढ़ाई रख देते हैं या फिर कोई भी पैन रख देते हैं, किस पे? फ्लेम पे रख देते हैं, इट इज़ बिकॉज, तो वो क्या हो जाए, गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस यूटेंसिल में से क्या हो जाती है, मान लीजिए ये हीट है, इसके ऊपर मान लीजिए ये पैन रख दिया ऐसे, ठीक है, तो इसके अंदर से क्या हो जाएगी, हीट पास हो जाएगी, ठीक है। और when the pan is removed from the fire, तब जब इसको हम इसमें से हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोबारा से कूल डाउन हो जाएगा, राइट। वाई डज इट कूल डाउन? तो ये ठंडा क्यों हुआ? द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स। तो जो हीट है ना, ये जो पैन है, ये इसके अंदर जो भी हीट थी इसने अपने सराउंडिंग में दे दी, यानी अपने आसपास जो है ये हीट इसने छोड़ दी, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो हीट क्या है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कहाँ ट्रेवल करती है, कोल्डर। इसीलिए चीज़ जो है वो क्या हो जाती है, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो गर्म से क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो क्योंकि हीट जो है वो ट्रेवल करती है हॉटर ऑब्जेक्ट से लेके कोल्डर तक।
एंड हर एक केस में क्या है, हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट से क्या करती है। हाउ डज हीट फ्लो, तो हीट फ्लो कैसे करती है, देखते हैं हम कैसे करती है। विद एक्टिविटी 4.6 हमें क्या लेना है, एक रोड लेना है, किसी भी मेटल का एक रोड लेनी है। मान लीजिए ये एल्यूमिनियम की मान लीजिए, या फिर आयरन की मान लीजिए। आयरन की तो सभी के घरों में ही होती है। आयरन की ये रोड है, और क्या करना है, उसको हमने स्टैंड से क्या करना है, खड़ा कर देना है। हम इसे ब्रिक्स के अंदर भी खड़ा कर सकते हैं। सो हमने एक आयरन का रोड लिया, ब्रिक्स के अंदर इसको स्टैंड करवाया, और क्या करना है, इसके एक एंड पे क्या रख देनी है, हमने कैंडल रख देनी है। कैंडल से क्या होगा, ये गर्म होगा, और हमने क्या करना है, हमने क्या लगाने हैं, वैक्स के पीसेस लगाने हैं। ये सारी जगह क्या करना है, वैक्स के पीसेस को लगा देना है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से हीट अप करवाएंगे इसे। तो क्या होगा, हीट क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा हीट है और यहाँ पे हीट है नहीं, तो हीट क्या करेगी, हॉटर टू कोल्डर क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो इस डायरेक्शन में वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। और आप क्या देखोगे कि धीरे धीरे जो वैक्स है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले ये वाला होगा, क्योंकि हीट यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ आएगी। पहले ये वाला वैक्स क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ ट्रैवल करेगी, देन ये वाला, फिर ये और ये लास्ट में ये बच जाएगा। तो इस तरह से हीट ट्रैवल जो है वो करती है, या फिर हीट फ्लो करती है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द होटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। तो जब हीट जो है वो होटर जगह से कहाँ जाती है, कोल्डर जगह जाती है, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और सॉलिड्स में ज़्यादातर कंडक्शन की प्रोसेस से ही हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। Do all substances conduct heat easily? You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो हमने देखा होगा कि जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, मान लीजिए पैन है, तो यहाँ पे जो उसका हैंडल लगा होता है, ये किस चीज़ का होता है, ये होता है प्लास्टिक का हैंडल होता है। तो ये प्लास्टिक का हैंडल क्यों होता है, ये इस वजह से होता है, बिकॉज क्या होगा, मेटल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी हीट होएगी, कोल्ड तो यहाँ भी होएगा ना, तो यहाँ भी हीट ट्रांसफर होएगी। तो अगर हम इसे पकड़ेंगे तो क्या होएगा, हर्ट हो जाएंगे, हमारे हाथ जल जाएंगे उससे। इसी वजह से ये क्या होता है, प्लास्टिक का। और प्लास्टिक एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर अभी हम पढ़ेंगे दैट क्या होता है। So the materials which allow heat to pass through them easily are called conductors of heat. ये बहुत ज़्यादा important है कि जो मटेरियल्स अलो करते हैं हीट को, अपने अंदर से पास हो जाने देते हैं हीट को, उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल्स है। मेटल्स में से हीट पास हो जाती है, गर्म हो जाते हैं मेटल्स। इसी वजह से तो क्या है, फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है। The materials which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat, such as plastic and wood. अब प्लास्टिक से हीट पास नहीं होती, लकड़ी से हीट पास नहीं होती, पुअर कंडक्टर्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, एंड आगे भी आपके ये काम आएंगे। सो द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, और हमें पता है वाटर में से भी, वाटर और ये भी क्या है, पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो बट इनमें हीट तो ट्रांसफर हो जाती है, कैसे होती है हम ये जानते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4.8। इसमें हमने क्या लेना है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, उसके ऊपर एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने वाटर लेना है, और नीचे से क्या करना है, उसे हीट देनी है, और इसके अंदर हमने डाले हैं क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है जो जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। सो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो गर्म पानी होगा, नीचे वाला पानी होगा, वो तो गर्म होगा ही, और उसकी भाप बन के क्या है, वो ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, साइड से ये तो ऊपर निकल जाएगा, तो जो साइड से जो पानी है ऊपर वाला वो भी नीचे आएगा, और फिर उसकी भी भाप बनेगी, फिर ऊपर निकल जाएगा वो भी। ऐसे ही जब तक सारा पानी खत्म नहीं हो जाता उसकी भाप बनती रहेगी। इस मोड में जब हीट ट्रांसफर होती है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। तो अब हम बात करते हैं कि एयर में हीट कैसे ट्रैवल करती है। तो वाटर में ट्रैवल करी उसने,
इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, जो हवा होती है किसी भी हीट सोर्स के पास क्या होती है, गर्म हो जाती है और क्या हो जाती है, उड़ जाती है, राइट। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, और फिर जो साइड से हवा आती है और उसकी जगह ले लेती है, और इसी वे में जो हवा है वो हीट हो जाती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया, और ये एक्टिविटी इस आइडिया को कन्फर्म करती है। सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 4.9। इसमें हमने क्या करना है, एक कैंडल को लाइट करना है और एक हाथ हमने उसके साइड में रखना है और एक हाथ उसके हमने ऊपर रखना है। तो क्या हमारे दोनों हाथों को सेम टाइप ऑफ हीट मिलेगी? नहीं ना। एक हाथ हमने साइड में रखा, एक हाथ ऊपर, तो हमें क्या लिखेगा कि जो ऊपर वाला जो हाथ होगा उसको ज़्यादा हीट अप मिलेगा, राइट। तो द एयर गेट हीटेड बाय कन्वेक्शन, तो एयर कैसे हीट हो रही है, कन्वेक्शन से हीट हो रही है। कि जैसे ये हवा आ रही है और फिर साइड से हवा आएगी, वो गर्म हुई, फिर वो चली जाएगी, फिर साइड से हवा आएगी, वो गर्म हो जाएगी, इससे चली जाएगी, चलती जाएगी चलती जाएगी, ठीक है। तो जो ऊपर होगा वो इसीलिए क्योंकि ऊपर उड़ेगी ना, जो गर्म हवा होगी वो ऊपर उड़ जाएगी, इसी वजह से उसको क्या होगा, ज़्यादा गर्मी लगेगी हाथ को। और साइड में कोई भी कन्वेक्शन नहीं हो रहा होगा क्योंकि वो टॉप पे होता है, तो साइड वाले को क्या है, गर्म नहीं लगेगा। सो द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग, एक जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हें इनके पास एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना उन्हें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जो समुद्र के पास वाले एरियाज होते हैं। तो डे के टाइम में क्या होती है, जो लैंड होती है ना, जो ज़मीन हो जाती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, पानी से जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाती है वो। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर, तो अब लैंड पे क्या है, एयर ज़्यादा गर्म है और क्या है, पानी में कम गर्म है, तो क्या करेगी एयर, होटर टू लोअर जाएगी, है ना। तो होटर टू लोअर जाएगी, तो जैसे ये लैंड है ये जल्दी गर्म हो जाती है, और वाटर नहीं होगा, ये हॉट है ये कोल्ड है, तो हवा कहाँ जाएगी, होटर टू कोल्डर। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस, तो फिर क्या आएगी, ठंडी हवा जो होगी सी से वो कहाँ आएगी, लैंड की तरफ आएगी, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ आएगी। और जो वार्म एयर होएगी जो लैंड की, वो कहाँ चली जाएगी, वो सी के पास चली जाएगी। और ये ऐसे ही साइकिल जो है वो चलती रहेगी, हॉट और कोल्ड का साइकिल जो है वो चलता रहेगा। ठंडी हवा, फिर गर्म हवा कहाँ जाएगी, ठंडी, तो यहाँ गर्म हो जाएगी, फिर यहाँ वापस आएगी, ऐसे ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, जब एयर जो है वो सी से आती है तो उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। ब्रीज क्या होती है, हवा, और सी से आएगी तो उसे हम बोलेंगे सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडो ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी, ताकि ठंडी हवा आए सी की तरफ से, यानी समुद्र से ठंडी हवा आए, इसलिए जो ना लोगों की जो खिड़कियाँ होती है घरों की, वो किसकी तरफ होती है, वो कोस्ट जो सी है ना उसकी तरफ उसका फेस होता है, ताकि जो ठंडी हवा है वो खिड़की से अंदर आ सके। और नाइट को बिल्कुल उल्टा हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा होता है, वाटर जो है वो कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, तो लैंड जो है वो ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू वाटर। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। अब क्या होगा, लैंड पे ठंड होगी, और फिर क्या आएगी यहाँ पे सी में, क्या आएगी, हॉटर एयर, फिर ये हॉटर एयर यहाँ से क्या आएगी, यहाँ आएगी, फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, हॉटर एयर, फिर यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ऐसी ही साइकिल फिर से चलती रहेगी, एंड इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। ब्रीज यानी हवा, और लैंड से आती है तो क्या हो जाएगी, वो लैंड ब्रीज। तो मीन्स दो टाइप के ब्रीज हमने पढ़े, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। दिन में क्या होते हैं, सी ब्रीज होता है, रात के टाइम लैंड ब्रीज। जब सी से जाती है हवा, कहाँ आती है, लैंड पे आती है, उसे हम बोलते हैं सी ब्रीज। और जब लैंड से सी में जाती है दैट इज लैंड ब्रीज। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in most part of space between the earth and the, जाते हैं तो हमें क्या लगती है, गर्मी लगती है। तो सन से हमारे पास हीट कैसे आती है, और ना ही तो वो कंडक्शन से आती, ना ही वो कन्वेक्शन से आती, तो कैसे आती है वो, और क्यों नहीं आती कंडक्शन और कन्वेक्शन से, क्योंकि
हमारा जो स्पेस होता है और जो हमारी अर्थ होती है उसके कई पार्ट्स में क्या होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो कैसे होएगी, उस प्रोसेस को जानते हैं अब। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। तो सन से हमारे पास हीट किस प्रोसेस के थ्रू आती है, वो होती है प्रोसेस रेडिएशन की। जो ट्रांसफर होती है हीट का बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, क्योंकि जो हीट से ना, जब रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है तो उसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे उसमें वाटर की ज़रूरत होती है कन्वेक्शन कंडक्शन में, वाटर या एयर की, उसे मीडियम की ज़रूरत होती है, बट रेडिएशन को नहीं होती। और क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मीडियम कई बार नहीं प्रेजेंट होता, तो वहाँ ये क्या करती है, हमें बेनिफिट देती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ये तब भी होगी अगर कोई मीडियम प्रेजेंट होगा, और तब भी होगी अगर नहीं होगा। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। और जब हम रूम हीटर के सामने बैठ जाते हैं, है ना, सर्दियों में हम हीटर के पास बैठ जाते हैं, फिर चूल्हे के पास बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, हमें इसी प्रोसेस से हीट मिलती है। एक जो गरम जो यूटेंसिल होता है, गरम जो क्या होता है बर्तन होता है, अगर हम उसे फ्लेम से दूर रख देते हैं तो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि जैसे ये बर्तन है तो ये क्या करेगा, अपनी हीट, इसके अंदर जो हीट होगी ना, वो अपने सराउंडिंग में क्या कर देगा, दूसरे ट्रांसफ़र कर देगा सराउंडिंग में। ऐसे ही है मैं कि जब हम उसके पास बैठे होते हैं तो क्या होते हैं, हमारे हाथ गर्म होते हैं, अगर हम दूर कर लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। तो इसी तरह से ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारी की सारी जो गर्म बॉडीज होती है वो क्या करती है, हीट रेडिएट करती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। तो क्या होता है, एक पार्ट कोई पार्ट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब ये क्या होता है, इस पे आया और वापस चला गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, जैसे मिरर में रिफ्लेक्ट होता है ना, मिरर से, उस टाइप से रिफ्लेक्ट हो गया। अब कुछ ऑब्जर्व हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द ऑब्जर्व पार्ट ऑफ द हीट। जो टेम्परेचर है, क्या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। क्यों, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो कुछ एब्जॉर्ब भी तो करता है ना, कुछ पार्ट हीट का। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। सो अगर आप बाहर जाते हो तो आपका अम्ब्रेला क्या है, एडवाइस किया जाता है कि अम्ब्रेला ले लो अपने साथ। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। 4.5 काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। किस टाइप के कपड़े हम पहनते हैं समर में, विंटर में। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, और विंटर में हम क्या प्रेफर करते हैं, डार्क कलर के क्लॉथ। ऐसा क्यों होता है। सो एक्टिविटी ये है कि हमने दो यूटेंसिल्स लेने हैं, एक को हमने पेंट करना है ब्लैक कलर से एंड एक को हमें पेंट करना है वाइट कलर से। और इन दोनों में हमने क्या डालना है, पानी डाल देना है और इन्हें सन में रखना है। तो क्या दोनों में एक ही टाइप की तरह वार्मनेस आएगी, मीन्स दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर गर्म होगा। और यही हमें क्या करना है, एक्टिविटी 4.11 कहती है, इसे हमने क्या रखना है, शेड यानी छाँव में रख देना है। तो क्या ये जितनी जल्दी इसमें ठंडा होगा, क्या इतनी जल्दी ही पानी इसमें ठंडा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वाइट और जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं हमें समर में पहनने को कहा जाता है, और डार्क कलर के कपड़े हमें विंटर में पहनने को कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो डार्क सरफेसेस होते हैं, यानी जो डार्क चीज़ें होती है, वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर। मीन्स ये ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगी, इसमें ज़्यादा जल्दी पानी जो है वो गर्म होगा। इसी वजह से हम सर्दियों में क्या कहते हैं कि डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, ताकि हमारे जो बॉडी है वो क्या रहे, गर्म रहे। और गर्मियों में वाइट या फिर लाइट, क्यों, क्योंकि ताकि जो सन की जो रेज है हमारे कपड़े वो क्या है, अब्जॉर्ब ना करे अपने अंदर। लाइट कलर्ड क्लॉथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। कि जो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ हीट जो उनके ऊपर गिरती है उसे क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, मीन्स वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उनके ऊपर ऐसे गिरती है तो उन्हें वापस रिफ्लेक्ट ऐसे कर देते हैं, और इसी वजह से हम उन्हें समर में पहनना कंफर्टेबल फील करते हैं। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। वुलन क्लॉथ्स हमें क्या है, सर्दी में गर्म रखते हैं। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लॉथ्स, वुल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। विंटर में हम क्या यूज़ करते हैं, वुलन क्लॉथ्स यूज़ करते हैं। और वूल क्या है, वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि वूल हीट का पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर क्या हो गया, इंसुलेटर, यानी उसमें से हीट पास नहीं होती, किसमें से पास नहीं होती, वूल से पास नहीं होती। तो हमने कपड़े पहन रखे होते हैं, उनके अंदर हीट एक बार स्टोर हो गई ना तो उससे बाहर पास नहीं होती है, तो दैट मीन्स वूल बहुत गर्म होता है। मोreover there is air trapped in between the wool fibers।
उनके बीच में ना जो फूल के फाइबर्स होती है उनके बीच में एयर जो है वो क्या होती है, फंसी होती है, फिर ट्रैप्ड होती है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स। और ये जो एयर है उन उन जो क्या होते हैं उनके वूल के फाइबर्स के बीच में ऐसे ट्रैप्ड होती है, और फिर यहाँ से क्या है, ठंडी हवा हमारे सराउंडिंग से अंदर एंटर नहीं करने देती और हमें क्या लगता है, वार्म फील होता है। सो यहाँ पे बोला गया है कि आपको या तो एक मोटा कंबल दे दिया जाए या फिर 2 पतले कंबल दे दिए जाए, तो आप कौन सा चूज़ करोगे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उनके बीच में जो ब्लैंकेट्स हैं उनके बीच में क्या होगा, एयर की लेयर होगी एक। ठीक है। सो हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसके एक्सरसाइज के ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट आउट करेंगे।